तो गाइस आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5। उसका जो है ये फर्स्ट पार्ट है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो फर्स्ट पार्ट मैंने इसको इसके लिए बनाया है क्योंकि जो पीडीएफ का साइज़ है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपरली आ नहीं पाता है। इसके लिए मैंने इसको 5 पीडीएफ में बनाया और साथ ही में जो स्प्लिट्स हैं यूट्यूब के, जो आप अलग अलग कोर्स देख रहे हैं, यूडेमी पे आप देख रहे हैं या कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर आप देख रहे हैं तो उस केस में आपको ये 3 पार्ट्स में मिलेगा। बट अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और फुल कोर्स देख रहे हैं तो उस केस में आपको ये सिर्फ सिंगल में मिलेगा। सो चैप्टर नंबर 5 जो है वो है इकोनॉमिक एनालिसिस। मैं सबको बता दूं कि इकोनॉमिक एनालिसिस जो है, मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हुए हम लोगों को टॉप डाउन जाना पड़ता है। पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी क्या चल रही है, ठीक है। किसी कंपनी का ही नहीं, कभी भी हम लोग एज आ रहे हम लोग एक इकोनॉमी एनालिसिस पहले करते हैं, देन उसके बाद में हम लोग जो है इंडस्ट्री लेवल का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग जो है फाइनली जाते हैं कंपनी एनालिसिस की तरफ, ठीक है। लेकिन अभी जो पहले है ये इकोनॉमी एनालिसिस करना ज़रूरी है। इकोनॉमी एनालिसिस बहुत ही एक ज़रूरी कंसेप्ट है क्योंकि जब भी आप किसी देश में पैसा डाल रहे हैं तो आपको, अगर आप पाकिस्तान में पैसा डालने जाएंगे तो आपको पता है कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत ख़राब है। इवन ये आपको ऊपर ऊपर पता है, बट कभी किसी आरए ने या किसी रिसर्च एनालिस्ट ने ही जो है कहीं ना कहीं पे एनालिसिस करके बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ख़राब है बहुत। तो ये आपका काम होता है कि आपको एक इकोनॉमी का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। उसका जीडीपी क्या चल रहा है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, वहाँ पे पैसा डालने जैसा है या नहीं, ग्रोथ रेट क्या है कंट्री का, ये सब चीज़ें पता करना बहुत ज़रूरी होती हैं। सो कहीं ना कहीं पे एक चैप्टर 5 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेटेज को, तो वेटेज को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो चैप्टर 5 है इकोनॉमिक एनालिसिस, इसमें आपको 10 मार्क्स का वेटेज है। मतलब 10 क्वेश्चंस आपको इसमें से आने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि वो कौन से क्वेश्चंस रहते हैं। मुझे अंदाज़ा है उन क्वेश्चंस का, उन पॉइंट्स का अंदाज़ा है एग्ज़ाम में आपको क्या आ सकता है। अगर आप मेरी बात सुन के जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं पे फ़ायदा होगा। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करिए, आपकी एग्ज़ाम निकलेगी वो भी 80+ मार्क्स से, ठीक है। सो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, इंट्रोडक्शन सिक्योरिटी मार्केट देख लिया, टर्मिनोलॉजी देख ली इक्विटी और डेब्ट मार्केट की। फिर हमने एक बेसिक देखा कि रिसर्च क्या होती है, क्यों करना है रिसर्च, एंड अब फाइनली हम लोग रिसर्च के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस। ध्यान से देखना है, आराम से देखना है। कुछ भी अगर क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि जो तीनों वीडियोज़ है जो आप इस पे देख रहे हैं यूडेमी वगैरह पे, या फिर जहाँ पे आपको नोट्स के लिंक दे रखे हैं, उसमें आपको एक ही लिंक मिलेगा जो कि पूरा नोट का रहेगा। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर 5 का पूरा नोट यहाँ पे रहेगा। मैं अगर आपको दिखा दूँ, पूरा का पूरा आपको नोट यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। ओके। सो मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं है और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फिर से, एंड हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे सेशन की तरफ। अब जो है सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और एक कमेंट करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसी के अलावा आई होप कि आपने जो लास्ट जो सेशन था उसमें जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए थे वो आपने पूरे किए हैं, और मैं होप कर रहा हूँ कि आप वो आंसर्स यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है। और देखिए दोनों साइड से एक होना चाहिए। लाइक मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं बस आप सीख रहे हो और चले जा रहे हैं। अगर आपके तरफ से भी एक इनपुट मिलेगा मुझे, तो कहीं ना कहीं पे मुझे एक लगेगा कि लाइक नहीं यार, स्टूडेंट लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है कोर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मैं सजेस्ट करूँगा, लाइक मैं चाहूँगा, सजेस्ट नहीं लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बताएं मुझे कमेंट्स में आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। जो असाइनमेंट्स दिए हैं उसके आंसर्स ढूंढिए। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछे, मैं आने वाले सेशंस में उसको कवर अप करूँगा, ठीक है। कुछ डाउट्स है आप मुझे ट्विटर पे पूछिए, ट्विटर का मैंने आपको हैंडल दे रखा है। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए, ठीक है। वहाँ पे मैं सारे जो मेरा मार्केट एनालिसिस होता है, जो अपडेट्स होते हैं वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। ट्विटर पे भी मैं शेयर करता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन करिए। चैनल है हमारा, वहाँ से भी आपको काफ़ी अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगा, कि जो नोट्स हैं ये वाले, ये आपको 2 बार पढ़ना है, राइट। ये 2 बार आपको ये पढ़ना है। वर्कबुक आप पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, आपके ऊपर, दोनों सेम है। खाली यहाँ पे थोड़ा सा
अच्छे से किया हुआ है, लिखा हुआ है। आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको बोर लग रहा है ये सब चीज़ें तो, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों को बताना ज़रूरी है कि एमसीक्यू जो है आपको सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू का लिंक दे रखा है यूदेमी का नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको सब्सक्राइब करिए और वहाँ से आप सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम आपका निकलेगा, ये पक्का है, ठीक है। एंड बाकी जो वीडियो है जो हमारा, इसको भी आप 2 बार देखेंगे तो बहुत बेटर होगा। आपको इवन वर्कबुक या नोट्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से मैंने वेल एक्सप्लेन बताया है सब चीज़ें, ठीक है। सो आई होप कि अभी जो है क्लियर है। अब जल्दी से एक लाइक कर दो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो के लिए, ठीक है। सो अब देखिए इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है। इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब क्या, इकोनॉमी मतलब क्या। मैंने आपको पहले भी बहुत बार रिपीट बताया है कि कंट्री लेवल जो होती है वो इकोनॉमिक लेवल होती है, उसके अंदर फिर जो है इंडस्ट्री होती है या सेक्टर होता है, और उसके अंदर फिर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, और जो कंट्री होती है उसमें भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, राइट। जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री हो गई है, या फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनेंशियल हो गए, या फिर फिनेंस हो गया, यहाँ पे फिनेंस लिखते हैं, फिनेंशियल, हालांकि बैंक भी लगभग उसमें ही आते हैं, बट बैंकिंग सेक्टर पूरा अलग है, फिनेंशियल सेक्टर अलग है। उसके बाद में ये रियल्टी हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एफएमसीजी हो गया। तो ये बहुत सारे सेक्टर जो है इस एक इकोनॉमी में होते हैं। इकोनॉमी मतलब जब भी आप किसी इकोनॉमी का टॉपिक आता है तो आप एक कंट्री लेवल बात करते हैं कि यार जापान की इकोनॉमी इंडिया से थोड़ी अच्छी है, या रशिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, या फिर हालांकि इंडिया की अच्छी है रशिया से और जीडीपी वाइज भी, बट देखा जाए तो और यूएस की देखेंगे आप तो बहुत अच्छी है इकोनॉमी, चाइना की देखिए बहुत बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो ये हमें समझ में आता है इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद में कि जब भी आप किसी, अगर मुझे कोई बोलता है, सपोज आप इलन मस्क हो, अगर आपको बोला जाए कि आपको पाकिस्तान में आपको 3 ऑप्शन दिए जाए कि आप जो टेस्ला है इसको जो है आप 3 जगह पे खोल सकते हैं, एक 4 जगह पे खोल सकते हैं, एक श्रीलंका में, एक पाकिस्तान में, एक इंडिया में, और एक चाइना में। एज ए इलन मस्क आप क्या करोगे? एज ए इलन मस्क आप देखोगे भाई श्रीलंका का जो इकोनॉमी है वो तो बहुत डाउन है, बहुत छोटा कंट्री है, मज़ा नहीं है। पाकिस्तान का भी इकोनॉमी बहुत डाउन है, जीडीपी डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट डाउन, सब कुछ चीज़ें डाउन है। तो कहीं ना कहीं पे आप जो देखोगे, जो चॉइस रहेंगी वो आपकी इंडिया और चाइना में से रहेंगी। चाइना में देखेंगे आप तो देखेंगे आपको लगेगा कि यार बहुत सारे रेगुलेशंस है, इंडिया में देखेंगे बहुत सारा टैक्स है। तो सब जो कंपैरिजन आप फाइनली करके जो फाइनल आउटपुट निकलेगा आप देखेंगे नहीं यार चाइना जो है सही लग रहा है टेस्ला का बनाने के लिए, और जो कि उसने किया। हालांकि इंडिया में भी उसने देखा आके, बट उसको चॉइस नहीं मिली, तो इसके लिए अभी भी शायद से आ सकता है आगे चल के इलन मस्क इंडिया में, या कुछ न्यूज़ आई भी होगी अपडेटेड, अभी मैं नहीं हूँ उस न्यूज़ से। तो आप एक बार चेक करके मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या हुआ इलन मस्क और इंडिया का जो रिलेशन है उसके बारे में कुछ बताइए आप कमेंट में मुझे, तो मुझे भी पता चले कि क्या अभी चल रहा है, ठीक है। सो अब इकोनॉमिक एनालिसिस हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग इसमें देखने वाले हैं। देखिए आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर आप क्या क्या सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया था माइक्रो मतलब क्या होता है छोटे लेवल पे, और मैक्रो मतलब होता है बड़े लेवल पे, राइट। ये क्लियर है आपको। लेकिन अब इसके क्या देखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल्स देखेंगे इस सेक्शन के अंदर थोड़ा सा डीप में जाके, कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है फॉर कैरिंग आउट द फंडामेंटल एनालिसिस। जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसके जो की इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है वो हम लोग देखेंगे, तो उससे हम लोग इकोनॉमिक एनालिसिस करके देखेंगे अलग अलग इसका। और मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा, वो भी आपको देखना है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देखना है, डेटा ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, हम लोग वेरिएबल्स देखेंगे, बहुत सारे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन इक्विटी रिसर्च, तो इक्विटी रिसर्च में इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या यूज़ होता है ये भी हम लोग देखेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ साइक्लिकल एंड सेक्युलर ट्रेंड्स। ओके, तो ये जो साइक्लिकल और सेक्युलर ट्रेंड्स होते हैं, इकोनॉमिक जो ट्रेंड्स होते हैं, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हम लोग सीखेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। इसमें से ही आपको मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप समझ लो बाकी एक 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 और यहाँ पे शायद से 2 आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पे मार्क्स रहेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन आपको आखिरी वाला पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं बताऊंगा क्या करना है, ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है।
फिर हम लोग देखेंगे। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें। अब हम लोग बढ़ते हैं फाइनली टॉपिक्स के तरफ और समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और जो है, हाँ यस, सो हम लोग देखेंगे पहले तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पहले बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि छोटे लेवल्स के ऊपर, माइक्रो माइक्रो एनालिसिस छोटे लेवल के ऊपर। तो इसमें सारे फिर आपके जो है मतलब प्रोडक्शन क्या हो रहा है देश में, जो छोटे लेवल्स के ऊपर जो है कंजम्पशन क्या हो रहा है, ये सब चीज़ देखो आप। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं उनके बिहेवियर का, एंड देयर डिसीजन ऑन व्हाट टू बाय एंड कंज्यूम। जो आप लोग हैं, आपने अचानक से कोलगेट को छोड़ के पतंजलि यूज़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसको आपको ऑर्गेनिक दिखाया गया, राइट। या फिर आपने अचानक से कोविड में सैनिटाइजर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ में आया कि नहीं यार, अभी आप लोग सैनिटाइजर जो बोला जा रहा है कि सैनिटाइजर यूज़ करना है, उससे आप लोग सब लोगों को करना है, इमरजेंसी में आपको करना है, तो आपका जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया है, जो लोग ले रहे हैं वो बढ़ गया है, तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ समझ में आती है। देखो अचानक से कोई नया ट्रेंड आ गया, ईयरबड्स का ट्रेंड आ गया मार्केट में, तो बहुत सारे कंपनीज ने ईयरबड्स में इन्वेस्ट करके नए ईयरबड्स ढूंढ के निकाले। और आप देखिए कि ब्लूटूथ जो है पहले जहाँ पे फ़ोन्स में यूज़ होता था, अब ईयरबड्स में यूज़ होता है उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो आपको नोटिस करने होते हैं, विच टर्न सिग्नल वेयर द इकोनॉमी हैज़ डायरेक्ट इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो जो प्रोडक्शन है, जो मैंने आपको बोला कि जो ईयरबड्स हैं वो बोट्स ने स्टार्ट कर दिया, बोट को देख के एमआई ने भी स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये अलग अलग कंपनी से देखा कि लाइक यार नहीं, वन प्लस का आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपनी जो है कहीं ना कहीं पे जो है आकर वो प्रोडक्ट करने लगी, क्योंकि उनको पता है कि उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड पूरी करनी है, और डिमांड पूरी करेंगे तो पैसा मिलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं पे आप देखो डेफिनेशन बहुत ही इजी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कि लोग क्या इंडिविजुअल लोग क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजंस ले रहे हैं, उसके ऊपर से स्टडी करके आपकी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उसको डायरेक्ट करना, इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। द फिलोसॉफी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट द प्राइसेस एंड द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी आर ड्रिवन बाय द कस्टमर डिमांड। मैंने अभी वही बताया आपको, जो आपकी डिमांड है उसके ऊपर होगा। आप आजकल जो है सिंपली अगर देखिए एक एग्जांपल ले, तो आजकल अगर आपको जो है जो आपने देखा होगा कि एक ऑटोमेटिक जो ब्रश आ गया, पहले आप हाथों से ब्रश करते थे, अब आपको ऑटोमेटिक ब्रश आ गया, तो उसकी डिमांड आ गई है। शार्क टैंक में एक कोई आया था जो इन्वेस्टर्स के पास में पैसा लेने के लिए, फंड्स लेने के लिए, तो उनको ब्रश बनाना था, वो बहुत ही अच्छा ब्रश होता है, तो उसने उसको दिखाया, उसका प्रेजेंटेशन किया, और देखिए आप सडनली उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई। अभी हाल ही में इंडिया में काफ़ी उसके सेल्स हो रहे हैं, राइट। तो जो कस्टमर की डिमांड है वो देखेंगे। अभी अगर थोड़ा टाइम अगर वो चलता है तो अचानक से कोई बोट या और कोई कंपनी आएगी और देखेगी कि यार बहुत ज़्यादा मार्केट है इसको, इस चीज़ का, तो लेट्स हम लोग क्या करते हैं, इसको तुरंत ही जो है प्रोडक्शन करना इसका स्टार्ट करते हैं। जो भी नई चीज़ आएगी मार्केट में वो ये लोग जो है लेकर आएंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो डिमांड है कस्टमर का, जो कस्टमर की जो डिमांड है वो पूरी करना, ये कहीं ना कहीं पे एक जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या प्रोडक्शन होते हैं, जब पूरी करते तो इनको ये फ़ायदा होता है। आप देखेंगे अगर कहीं ना कहीं पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी जब नई नई आई थी, तो अचानक से जियो आता है और सब लोगों की, इंडियंस की डिमांड पूरी कर देता है कि नेट ही फ्री कर देता है, इंटरनेट फ्री कर देता है, 4 GB डेटा पर डे फ्री। सो कहीं ना कहीं पे ऐसे जो डिमांड्स पूरे करके जो है कहीं ना कहीं पे खुद का प्रॉफिट करना और कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को पूरा करना ही कहीं ना कहीं पे एक ये होता है। देखिए पहले हम लोग कहीं स्क्रीन टच फ़ोन यूज़ नहीं कर पाए, ये स्क्रीन टच फ़ोन वगैरह जो ये जो चीज़ें थी ये हम लोग पहले नहीं कर पाते थे, या फिर हमने कहीं ना कहीं पे सोचा भी नहीं था कि कहीं ना कहीं पे स्क्रीन टच फ़ोन होगा कि हम लोग वीडियो कॉल कर पाएंगे किसी और से, एक दूसरे से। लेकिन वो प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं पे सॉल्व हो गए, इसलिए लोग फ़ोन लेते हैं कि नहीं हम लोग हमारे रिलेटिव से बात कर पाए, हमारे जो हम जिनको पसंद करते हैं उनसे बात कर पाएँ, राइट। तो कहीं ना कहीं पे जो कस्टमर की डिमांड थी या कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करके उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी करना, ये कहीं ना कहीं पे इसका जो एनालिसिस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है।
आप समझ रहे होंगे। और उस डिमांड के हिसाब से प्राइस भी जो है ऊपर नीचे होती है। अगर हाई डिमांड है, जैसे कि सैनिटाइज़र की बहुत हाई डिमांड थी, तो उस टाइम पे सैनिटाइज़र की बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन की आपको याद होगा, बहुत ही हाई डिमांड थी उस टाइम पे। एक कोई तो इंजेक्शन था कोविड के टाइम पे, आई डोंट नो, आई रिमेम्बर, मुझे उसका नाम रैमडेसिविर कुछ ऐसे करके नाम था उसका। कमेंट में बताना आप मुझे क्या नाम था उसका। तो वो जो इंजेक्शन था वो एक 1600 रुपये का था, और वो बिक रहा था 60 और 70 हज़ार का, क्योंकि उसकी इतनी हाई डिमांड थी, लोग मर रहे थे कि लोग 50 और 60 हज़ार में लेने के लिए तैयार थे, और जो उसको बेच रहे थे या प्रोडक्शन कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पे उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। इससे भी एक एग्जाम्पल दूँ, आप में से कई लोग जो है उससे अवेयर भी होंगे। जो तंबाकू या गुटखे की जो पुड़ियाँ थी, वो जो जो पैकेट्स थे, जो शाशे में जो आता है, जो एक छोटे छोटे पैकेट्स में आता है, जो आई डोंट नो क्या प्राइस है उसका, 5 रुपये 10 रुपये, आई डोंट नो, बट वो जो है कहीं ना कहीं पे 70 और 80 रुपये में बिक रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि उसकी डिमांड थी। डिमांड क्यों थी? क्योंकि जो उसको खाने वाले वो तो रुकने वाले हैं नहीं, और कहीं ना कहीं पे जो प्रोडक्शन था उसका वो कम हो गया था, राइट, उस टाइम पे। और वो अलाउड भी नहीं था, और लोगों का बाहर निकलना अलाउड नहीं था, तो लोगों को वो चाहिए था कहीं ना कहीं, तो घर पे लोग ला के दे रहे थे। और कहीं ना कहीं पे जिन लोगों ने उस टाइम पे 80 हज़ार या 30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करें, उनको कहीं ना कहीं पे 8 लाख और 10 लाख का, 8 लाख और 3 लाख का वहाँ पे जो है फ़ायदा हुआ उस टाइम पे। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो इन सब चीज़ों, मतलब जो इनका शॉप है, ग्लोसरी शॉप्स वगैरह है, या फिर जो ऐसे उस टाइम पे इवन बैन था ये सब चीज़ें करना, बट स्टिल लोग कर रहे थे और उन्होंने बहुत पैसा बनाया। तो ये एक समझ में आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग देखें तो ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। हालांकि गुटखा वगैरह नहीं आता है, बट बहुत सारे जो एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ड्राइवर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एज वेल एज द वे विच इंडिविजुअल डिसीजन अफेक्ट्स द ओवरऑल सप्लाई एंड डिमांड। तो जो जो इंडिविजुअल पीपल्स हैं, इनके जो डिमांड्स, इनके जो सप्लाई हैं, इनके जो डिमांड्स हैं, उसके ऊपर से जो मार्केट का सप्लाई है, मार्केट जो डिमांड्स हैं इन लोगों की, और सप्लाई जो कि मार्केट में आ रहा है इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सैनिटाइज़र है उस टाइम पे तुरंत अवेलेबल हो गए मार्केट में 6 महीने के अंदर अंदर, राइट। तो जो मास्क थे अलग अलग, वो तुरंत अवेलेबल हो गए मार्केट में एक 6 महीने के अंदर अंदर। तो जब वो हाई सप्लाई आएगा तो उसकी डिमांड भी जो है पूरी होगी, और जब डिमांड पूरी नहीं होगी उस टाइम पे जो प्राइस है वो हाइक होगी। बस वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ड्राइवर ऑफ डिसीजन मेकिंग as well as the way of individuals decision affect overall supply and demand and supply of particular good and services in the economy, and it in turns their prices, okay। जो prices है वो ऊपर नीचे हो जाती हैं जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी, सप्लाई पूरा अच्छा नहीं होगा। सप्लाई उतना ही होना चाहिए जितनी डिमांड है, सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस गिर जाएगी, सप्लाई कम होगा तो प्राइस ऊपर हो जाएगी, ये समझना है। डिमांड भी अगर हाई होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी, डिमांड अगर कम होगी तो प्राइस नीचे गिर जाएगी। ये समझने वाली बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, एंड आई होप कि मैं इतना इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ जो कि अंडरस्टैंडेबल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स विथ द थियरी ऑफ द फर्म एक्सटेंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल हेयर, ओके। देखो, जो इंडिविजुअल से भी आगे जो है फर्म्स, मतलब कि जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, विथ हाउ फर्म्स अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इंक्रीज इन देयर प्रॉफिट्स। तो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग बिजनेस करते हैं। पेट्रोल को ज़्यादा चलाने के लिए इथेनॉल डाल देंगे उसके अंदर, या फिर अलग अलग कंपनीज, अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक ट्रेंड चल रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खाओ, खुद को सेफ रखो, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स में जो है शुगर डाला, एडेड शुगर है, फैट्स है, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे जो कंपनीज है अपने फ़ायदे के लिए टोमेटो केचप में जो है उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें शुगर डालेंगी, अलग अलग केमिकल्स डालेंगी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, राइट। तो अलग अलग केमिकल्स डालेंगी, तो ये उनके स्ट्रैटेजीज़ हैं ताकि वो कम कॉस्ट में अच्छा चीज़ें बना सके और ज़्यादा सेलिंग कर सके। ये उनके स्ट्रैटेजीज़ है ताकि वो अपना इंक्रीज कर सके प्रॉफिट को। इट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट द लेवल ऑफ इनपुट, आउटपुट, प्राइजेस, प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। क्या क्या चीज़ें जो है इनपुट करनी है, आउटपुट करनी है, प्राइजेस हैं, प्रोडक्शन लेवल है, प्रॉफिट्स हैं,
एंड लॉसेस ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स के कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मैनेज करने के लिए कैसे उसको प्रॉफिट में लाना है, तो कैसे वो क्या मेहनत कर रही है उसके पीछे। द इम्पोर्टेंस एंड द यूजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर ब्रीफ अंडर। तो अब यहाँ पे बता रखे दो इम्पोर्टेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का एक वर्किंग आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स दिखाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्राइजेस हैं एंड उनकी जो या जो सर्विसेज है उनकी जो प्राइजेस है वो कैसे डिटरमाइंड होती है प्राइजेस। ठीक है, कोई भी सर्विस आप सेल कर रहे हो तो आप कोई अगर कोर्स है, सपोज मेरा एक कोर्स है 3000 रुपीज़ का बिक रहा है, तो मैंने उसका 3000 रुपीज़ प्राइस स्केल रखा है क्योंकि उसकी उस कोर्स की जो है डिमांड चल रही है, उस कोर्स की वैल्यू है कुछ, उस कोर्स से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं उसकी जो प्राइस है उस तरीके से डिटरमाइन करूंगा। अब अगर मुझे दिखता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 3000 में कोर्स नहीं लेना चाह रहे, वो देख रहे हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं ऑब्वियसली प्राइस को कम करूंगा क्योंकि उसकी डिमांड कम है। तो उस हिसाब से मैं जो है प्राइजेस को डिटरमाइन करूंगा। ये सर्विसेज में आ गए कोर्सेज, प्रोडक्ट्स में आ गए फिर आपकी जो चीज़ें हैं जो बाजार में बिक रही हैं उनकी प्राइजेस। राइट, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में और कोई नहीं समझाएगा। आप पूरा यूट्यूब देख लो, कहीं आप पेड कोर्सेज ले लो, इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझाएगा। हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का मतलब मैं बता रहा हूँ। और देखिए, अगर आप आरए की एग्ज़ाम देने वाले, एनआईएसएम की, रिसर्च एनालिस्ट की एग्ज़ाम देने वाले, तो कहीं ना कहीं पे ये एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपको मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा दूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बस 2 मिनट में माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटा सा पॉइंट का अभी क्या चल रहा है, 12 मिनट से मैं आपको सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट समझा, 12 भी नहीं, ज़्यादा हो गए, 20 मिनट से मैं खाली आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ। इतना डीप में मुझे नहीं लगता है कोई समझेगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बहुत ही स्लो हो रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लो, 2x कर लो स्पीड को। ठीक है, यस। सो अभी आई होप इतना तो समझ में आ गया। देखिए, एक छोटा सा डायग्राम है यहाँ पे, सप्लाई और डिमांड, ये दो लाइन है एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, और जहाँ पे ये मीट करते हैं वहाँ पे जो है प्राइस जो है डिफाइन होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस का एक सेक्शन है, यहाँ पे क्वांटिटी का एक सेक्शन है, और जहाँ पे ये दोनों आके मिलते हैं, दोनों की, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले प्राइस कम करके देखूंगा, नहीं मैच हो रहा तो मैं और कम करूंगा, देखूंगा मेरी सेलिंग कहाँ बढ़ रही है और कहाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है। मैं एक जगह पे आऊँगा कि लाइक यहाँ पे मेरा सप्लाई भी सही है और यहाँ पे मेरी डिमांड भी सही है, दोनों भी चीज़ें प्रॉपरली मैच हो रही हैं। लोगों की जो डिमांड है वो भी पूरी कर पा रहा हूँ और मेरा जो प्राइस है वो भी मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ, और मैं एक प्रॉपर सप्लाई भी कर पा रहा हूँ विदाउट एनी लॉसेस। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया हो। इतना इजी लैंग्वेज नहीं कोई बताएगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक सेकेंड ना। देखो, जब भी आपको यहाँ पे एक लाइन दिखे ना, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन दिख रही खड़ी हॉरिजॉन्टल, तो ये समझ जाओ कि ये आपके बुक में नहीं है, इसको मैंने ऐड किया हुआ है अलग से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ एग्जांपल है, ये आपको खुद से पढ़ना है। मैं खाली एक एग्जांपल, एक ओवरऑल आपको समझाऊंगा कि देखिए, प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि वीट हो गया या फिर राइस हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये फार्मर्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर होता है। और जो लेने वाले लोग हैं, जो इनको खरीदते हैं, या फिर जो मिनिमम सपोर्ट एमएसपी पे जो खरीदा जाता है सारा, तो ये जब खरीदा जा रहा है लोगों से, तो उसकी प्राइस क्या है, उसके ऊपर ये प्राइसेस डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर कोई बड़ी कंपनी आ गई, बोलती है, पार्ले जी आ गई और बोलती है कि मैं सारा का सारा गेहूँ ले लूँगी इस प्राइस 35 रुपीज़ के ऊपर पहले ही बॉन्ड करके, तो कहीं ना कहीं पे जो बचा हुआ जो गेहूँ है वो कम बचा है, तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि वो कम इसमें बचा है, राइट, क्योंकि बहुत सारा ऑलरेडी खरीद लिया जा चुका है। बट अगर कोई इन लोगों ने प्रोडक्ट, जो फार्मर्स हैं वो बेचारे गरीब लोग जो इसको बनाते हैं, वीट राइस वेजिटेबल्स इनको बनाते हैं, लेकिन वो खरीदने वाला ही कोई नहीं है और उसको कम प्राइस में खरीदा जा रहा है, तो उस केस में, या फिर मैनिपुलेट किया जा रहा है उनको, तो उस केस में प्राइस जो है वैसे तो कहीं ना कहीं पे ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर जो है प्राइस की जो है कंडीशंस जो है करी जाती है, प्राइस की जो डिफाइन की जाती है कमोडिटीज़ के अंदर। ठीक है, देन कंज्यूमर्स बिहेवियर, एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर भी सेम चीज़ है। अगर आप लोग जाके सब के सब जाके रोज़ पार्ले जी खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे पार्ले जी बिस्किट चलने लगेगा, उसकी जो सप्लाई है वो हाई लेवल में देंगे। बट अगर ऐसा होता है अचानक से पार्ले जी का बिस्किट जो है कहीं ना कहीं पे कंपनी अचानक से प्रोडक्शन कुछ रीज़न से बंद कर देती है, लेकिन आप लोगों को खाना है उसको, तो उस केस में जो 5 रुपये जो बिस्किट का जो पैकेट है वो आपको मिल जाएगा 10 रुपीज़ में मार्केट में, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है। इवन जो एमआरपी लिखा हुआ है उससे भी जो है कहीं ना कहीं पे ज़्यादा पे बिकेगा। जैसे मैंने आपको एक गुटखा और तंबाकू का एग्जाम्पल दिया, जब मार्केट कोविड में बंद हो गए थे तो कैसे उसकी प्राइस बढ़ गई थी। तो
जो डिमांड है वो हाई हो जाती है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है। आईटीसी, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वो लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे जो है देश के जो लोग हैं उनकी जो इनकम लेवल्स क्या हैं, उनके कल्चरल प्रेफरेंस क्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बंगाली लोग होते हैं वो स्वीट बहुत खाते हैं, तो वहाँ पे स्वीट के जो आइटम्स बहुत ज़्यादा देंगे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला एंड ऑल, ये सब चीज़ें। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा होता ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या फिर गुजराती लोग हैं जो वो जलेबी फाफड़ा बहुत खाते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके से वो लोग चीज़ों को दिखाएंगे। या फिर आप देखेंगे अगर कि इंडिया में, अगर आप सॉरी महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे मिसल पाव बहुत खाते हैं, तो उस तरीके से चीज़ों की डिमांड रहेगी, राइट। कल्चर वाइज क्या चलता है वो देखेंगे, राइट। या फिर प्राइस इलास्टिसिटी भी अफेक्ट करती है कि क्या सस्ते में मिल रहा है वो लोग लेंगे, तो जिसका प्राइस कम उससे लोग खरीदेंगे। इनकम लेवल मतलब कि अगर लोगों के पास में पैसा है तो वो प्रीमियम चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे, राइट। इनकम चीज़ें अच्छी हैं तो इनकम लेवल अच्छी, तो लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं, राइट। इनकम लेवल अच्छी नहीं है तो लोग फिर पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं प्रीमियम लेवल के ऊपर। कुछ लोग ऐसे हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। इनकम लेवल मतलब क्या, इनकम लेवल अच्छी है, देखो दो चीज़ें हैं, एक होता है दलिया जो आप खाते हो, दूसरा है ओट्स। दोनों का काम एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ करना है, दोनों का भी काम एक ही है, दोनों भी एक ही तरीके से वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं पे मैं भी फिटनेस में हूँ तो मुझे पता है कि इनफैक्ट जो दलिया होता है इसमें पोटेशियम और सोडियम ज़्यादा, पोटेशियम सोडियम का नहीं पता, लेकिन पोटेशियम हाई होता है, तो वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। लेकिन ओट्स में पोटेशियम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आपको मिलती है, और बाकी सब चीज़ें वर्किंग आउट सेम करता है, प्रोटीन भी सेम है, सब कुछ चीज़ें सेम है। लेकिन स्टिल लोग जो जिनका इनकम लेवल कम है वो लोग दलिया खाते हैं घर में बना हुआ, राइट। और जो लोगों का इनकम लेवल अच्छा है वो बाजार से जाके ओट्स लेके आ जाते हैं। तो जो ओट्स की जो कंपनीज हैं उनको पता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो लोग हैं जिनके पास में पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, तो बस वो बड़ी बड़ी बातें करने के लिए ओट्स लोग खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। समझ में आ रही चीज़ है। और जो लोग छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो लोग दलिया खा रहे हैं। तो ये समझने वाला डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। यही मैं बताना चाह रहा था आपको एक दलिया और ओट्स के एग्जाम्पल से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ आया। बाकी ये जो तीन है, ई कॉमर्स, वही जो सेम चीज़ें, आपको ये पढ़ लेना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ना कि एक्सप्लेनेशन के लिए। इसको पढ़ाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या देखी जाती है। जैसे देखो यहाँ पे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये लोग क्या देखते हैं, जो है कस्टमर्स की डिमांड क्या है, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। अगर एयरटेल 5G लेके आ रहा है तो तुरंत वोडाफोन भी लेके आना पड़ेगा उसको, कस्टमर की डिमांड मैच करने के लिए, राइट। रियल इस्टेट है, उसके बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अलग अलग कार्स है, अभी मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स हैं, महिंद्रा हैं। ये लोग क्या देखेंगे भाई, देखेंगे कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है। अब लोग ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो लोग तुरंत, ये लोग अपने रिसर्चर लगाएंगे और जो है ईवीज का डेवलपमेंट करेंगे और ईवीज को मार्केट में लॉन्च करेंगे, राइट। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको एक और वर्क देता हूँ ऐसा, जैसे ये 5-6 पॉइंट मैंने डिफाइन किए हैं, वैसे आपको एक और पॉइंट डिफाइन करना है। इसके नीचे एक एग्जांपल मुझे देना है, उसमें मुझे कंपनीज के नाम आपको बताने हैं और वो क्या की पॉइंट्स के ऊपर वर्क करके देखकर जो है आप कुछ भी कर सकते हैं। आप आ रहे हैं, आपका वर्क है इसको एनालिसिस करना, तो आप मुझे बताइए एक एग्जाम्पल, आपका काम है ये, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक माइनर छोटा सा ब्रेक ले लूँ। देखिए इजी है चैप्टर, बहुत जितना हार्ड नहीं है। इतना हार्ड भी नहीं है चैप्टर, और आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट। अभी तो देखिए आगे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग करवाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, वर्कबुक भी पढ़ना है सही से। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो हो गया। अब मैक्रो लेवल पे देखेंगे क्या है, बड़े लेवल पे क्या होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिग पिक्चर इन द इकोनॉमी, while microeconomics focuses on the individual and household firms. इंडिविजुअल के ऊपर देखेंगे, हाउस होल्ड फर्म्स या फर्म्स जो छोटे फर्म्स है उनके ऊपर देखेंगे। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये डील करता है इकोनॉमी एज अ होल, कि पूरे देश में क्या हो रहा है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दिस फोकसेस ऑन द फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी,
सच एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स के हिसाब से देखेंगे जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं फिर, ठीक है। जो लोग काम नहीं कर रहे तो उनसे हमें कैसा फायदा होगा, ठीक है। अगर देश की इनकम लेवल है अच्छी है, ठीक है, कहाँ गया, इसमें नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, बट वो भी आता है इसमें, इनकम लेवल देश की, कंट्री की इनकम लेवल अगर अच्छी है तो उसका फायदा हमारे लिए क्या हो सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्या है देश का, उसका फायदा हमारे लिए क्या होगा। ओवरऑल प्राइस लेवल क्या होगा, इन्फ्लेशन का फायदा हम लोग कैसे उठा सकते हैं। सेविंग रेट्स क्या है देश के, ठीक है। सेविंग अगर लोग कर रहे हैं ज़्यादा तो कहीं ना कहीं पे वो स्पेंड नहीं करेंगे पैसा। इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सेविंग नहीं करेंगे ज़्यादा। तो ये समझ में आना चाहिए कि सेविंग जो होता है उसको हटा के जब हम लोग उसको किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाते हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल कि आपकी एफडी है तो वो आपकी सेविंग है, बट जब आप उसको तोड़कर स्टॉक मार्केट में डालोगे तो किसी स्टॉक में आपने सपोज रिलायंस में जो है आपने पैसा डाल दिया, रिलायंस में पैसा डाल दिया, तो रिलायंस आपके पैसे को यूज़ करेगा अलग अलग प्रोडक्टिव चीज़ों में और आपको एक रिटर्न जनरेट करके देगा एफडी से ज़्यादा, और उसी को बोलते हैं जो है इन्वेस्टमेंट। आपको समझ में आ रहा है ये डिफरेंस होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है आई गेस, राइट। उसके बाद में द टू मेजर इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज इन एन इकोनॉमी आर द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक। ओके, तो जो पॉलिसीज होती हैं, पब्लिक पॉलिसीज बोलते हैं इसको, इसमें आती हैं आपको जैसे पता होगा कि बजट, फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है बजट, जो 1 फेब को आता है, मैंने पहले भी बताया आपको 1 फेब को आता है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल बजट आता है उस दिन, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी आती है। या फिर आरबीआई के ये जो होता है ये गवर्नमेंट लेके आती है, राइट। ये जो होती है सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई लेके आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है उसको, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द फिस्कल पॉलिसी एंड द एक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक्स आर नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसीज। सिंपल है, राइट। ये समझ लो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर एक, कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो कौन लेके आता है, आरबीआई लेके आता है, सेंट्रल बैंक लेके आती है, जैसे ऑप्शंस रहेंगे उसके अंदर, तो आपको बताना है कि सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई उसको लेके आती है। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करना मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, देश का कितना स्पेंड करना है, कितना खर्चा करना है, कितना कहाँ से पैसा लेके आना है, इनकम कितनी करनी, कितना रखना है, ये आता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। ये समझ लो आप, ये आगे मैं और डिटेल में आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी नाम सुन के लोग हैंग हो जाते हैं, फिस्कल पॉलिसी नाम सुन के लोग हैंग हो जाते हैं। मैं आपको इतना डिटेल, इतना ईजी वे में समझाऊंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इम्पोर्टेंस एंड द यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। मुझे लगता है जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आता है जिसमें ये तीन ऑप्शन होते हैं और उसमें ऑल ऑफ द अबव आता है, ठीक है, आंसर 3-4 ऑप्शन इसमें से होते हैं, तो ये पढ़ लो। जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन क्या है, और डोमेस्टिक पे कंजम्पशन क्या है। देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ की डिमांड है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है उसका, ठीक है, आशीर्वाद आटा लोग पसंद कर रहे हैं, तो आशीर्वाद आटा जो कंपनी है वो और बनाना स्टार्ट भी करेगी। लेकिन अगर लोग घर पे चक्की पे पिसा हुआ आटा खाना पसंद कर रहे हैं सारे, उसकी डिमांड नहीं है, तो आशीर्वाद आटा को पता है कि हमें इतना ही प्रोडक्शन करना है, तो जितना कंजम्पशन होगा उतना प्रोडक्शन होगा, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आईफोन देख लो आप, जब आईफोन आता है नया वाला, तो पिछला वाला जो आईफोन है उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पे पिछले आईफोन्स की जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम कर देते हैं। समझ में आ रही चीज़ है। सो जनरल प्राइस लेवल क्या है, ग्रोथ क्या हो रही है जो है कंट्री की, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है लोगों की, जो उनकी जो इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, एक आदमी कितना कमा रहा है एवरेज, उसके ऊपर से उनकी क्वालिटी क्या है लाइफ की दिखने में आता है। अगर लोग रिच हैं तो वो आईफोन लेना पसंद करेंगे, बट अगर रिच नहीं है तो वो एंड्रॉयड पे ही रहेंगे। तो ये समझ में आता है कि जो आईफोन है या फिर आईफोन की जो कंपनी है वो क्या चीज़ें स्टडी करेगी कि लोग पैसे वाले हैं या नहीं, ये देखेगी, तब उनको प्रीमियम में बेचेगी, तब वो उनके प्रोडक्ट की प्राइस भी डिसाइड करेगी। ये समझो आप चीज़ों को, ठीक है। So macroeconomics help us to understand drivers of income, saving, investment and employment in the economy, ठीक है। इनकम क्या है, सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है,
एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है देश के लोगों का, ये समझने में हेल्प करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स हेल्प गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंकर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि इनको फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज में, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो है एक्सपोर्ट्स है, इम्पोर्ट्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या फिर एक्सचेंज रेट डायनेमिक्स से ये समझने में हेल्प करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो फैसिलेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंटरलिंकेज अक्रॉस द इकोनॉमीज, तो जो अलग अलग इकोनॉमीज है उनके बीच में क्या इंटरलिंकेज है ये भी समझने में हेल्प करती है कहीं ना कहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप कि इतना क्लियर है। अभी बढ़ते हैं आगे, इंट्रोडक्शन टू वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलेंगे कि जयेश भाई कि वेरियस फैक्टर्स या वेरिएबल्स हमने माइक्रो के क्यों नहीं लिए। माइक्रो के लिए इसके लिए नहीं लिए क्योंकि वो देश के अंदर की चीज़ें, वो कंपनीज या फिर जो इंडस्ट्री लेवल या फिर आप उस लो लेवल का एनालिसिस करेंगे तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़्यादातर। लेकिन अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर देख रहे हैं तो उस केस में आपको बड़े लेवल पे दिखेगा, कंट्री के लेवल पे दिखेगा। तो जो जो छोटे छोटे जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे यहाँ पे ऊपर अभी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड ऑल, सेविंग्स, इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड जीडीपी एंड ऑल, ये सब चीज़ें अब हम इनको डीप में थोड़ा देखने जाएंगे नीचे। वही अब नीचे आया देखो, नेशनल इनकम, यही सब चीज़ें आएंगी। होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है चैप्टर क्या है, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या सीखना है। इकोनॉमिक एनालिसिस में पता तो होना चाहिए कि क्या सीख रहे हो आप, ठीक है, क्या क्यों सीख रहे हो उस पॉइंट को आप। आपको जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको यही याद नहीं रहता कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे था, किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, क्योंकि इतने कन्फ्यूजन आता है वहाँ पे क्वेश्चंस में। तो ऐसे टाइम पे जब आप क्लैरिटी होना चाहिए आपको कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स क्या हैं, कि लैग तो नहीं कर रहा है सिस्टम। ओके, so देखो, the government and the central banker in economy as policy makers strives to promote economic stability and growth। तो ये क्यों करती है, देखो इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, कभी बढ़ा देगी, रेपो रेट कम कर देगी, कभी बढ़ा देगी, आपने न्यूज़ देखे होंगे राइट। या बजट बनता है अपने देश का कि इतना ही स्पेंड करना है, इंफ्रा पे इतना करना है, एग्रीकल्चर पे इतना करना है, एफएमसीजी पे, फिनेंस पे इतना करना है। तो गवर्नमेंट खर्चा करती है इतना, क्यों करती है, क्योंकि उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ मेंटेन करना है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है आपके लिए। गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन है, या जो सेंट्रल या आरबीआई का मेन इंटेंशन ये है कि ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना। समझ में आ रही चीज़। देयर कंटिन्यूस अटेम्प्ट इज टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, उनके हमेशा पॉलिसीज इंप्लीमेंट वो करते हैं विच इंश्योर्स लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरे, ताकि जो लोग जॉब नहीं कर पा रहे उनको जॉब मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उनकी इनकम अच्छी रहेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, तो वो लोग स्पेंड भी उतना करेंगे। जितना वो स्पेंड करेंगे मार्केट में, उतना ही कहीं ना कहीं पे मार्केट में पैसा फ्लो होगा, और जो है डिमांड बढ़ेगी कंपनीज की। अलग अलग कंपनीज को और हाई प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हाई प्रोडक्शन होगा तो और जॉब्स क्रिएट होंगे। समझ में आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर मसाला बनाने की कंपनी और मसाले का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उनको और एम्प्लॉयज़ लगेंगे, और लोग लगेंगे उसको बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं पे और जॉब क्रिएशन होगा, बहुत सारा सप्लाई होगा, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर अलग अलग कंपनीज बहुत पैसा कमा रही हैं तो ऑब्वियसली उनके पास में इतना पैसा है कि वो अब चाहते हैं कि हम लोग और जगह पे इन्वेस्ट करें पैसा। या आपको सपोज आप सिंपल सी बात समझ के देखो, एक साल में आपने 50 लाख का प्रॉफिट किया, और आपका जो कॉस्टिंग प्रॉफिट बोल रहा हूँ सेल्स किया, तो सेल्स में से आपका सब प्रॉफिट बचता है आपके पास में 3 से 4 करोड़ रुपए। आप उसमें से 3 करोड़ का एफडी कर देंगे, लेकिन 1 करोड़ तो कहीं ना कहीं पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, या कहीं तो और भी किसी और कंपनी को प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए अपना पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से इकोनॉमी पूरी ग्रोथ घूमती है एक दूसरे के आसपास। तो वो यहाँ पे वही बता रखा है कि जो एक देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो कम रहना क्यों ज़रूरी होता है। ध्रुव राठी पागलों से चिल्लाता है कि मुझे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है। वो क्यों चिल्लाता है, उसको पता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ही पूरे देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं पे चल रही है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी विथ लो इन्फ्लेशन रेट कम होना चाहिए, महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। कभी कभी ज़्यादा होना भी ज़रूरी होता है, बट इतना भी नहीं कि लोग जो है रास्ते पे आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं। पाकिस्तान जैसा सीन नहीं होना चाहिए, भिखारी नहीं हो जाने चाहिए एकदम ही। स्टेडी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, पाकिस्तान तो नफरत है मुझे उससे। स्टेडी ग्रोथ इन इकोनॉमी एंड आउटपुट्स, ठीक है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ बेस्ट इंटेंशन एंड एफर्ट्स, देखो हमेशा गवर्नमेंट के
एफर्ट्स यही होते हैं कि इकोनॉमी नीचे ना गिरे, एक प्रॉपर साइकिल में चलती रहे, अच्छे से एक स्टेबल ग्रोथ हो देश की। लेकिन स्टिल कभी कभी क्या होता है, अचानक से कुछ बड़े न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर जाता है, हर्षद मेहता स्कैम या कुछ बड़े न्यूज़ की वजह से अचानक से पैसा जो है ड्रॉप कर देती है इकोनॉमी। तो उसको कोशिश रहती है कि पॉलिसी मेकर्स की ये कोशिश होती है कि हमेशा एक साइकिल जो है हमेशा बूम और बूम में रहे और बस्ट ना करे नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ है। देर आर मल्टीपल वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस एन आउटकम एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई अटेम्प्ट्स टू, देखो क्या हुआ था 2011, 12, 13 में ना जो जो इंटरेस्ट रेट है उन्होंने बढ़ा दिए थे ताकि जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगा आगे, डोंट वरी, ठीक है। बट क्या हुआ कि उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो एक्चुअल में जो मार्केट में जो प्राइजेस थे वो फूड प्राइजेस जो थे वो हाई थे और वो नीचे नहीं गिर रहे थे हाई डिमांड की वजह से। और दूसरी बात की सप्लाई कम होने की वजह से। तो उस वजह से मार्केट कितना भी कोशिश किया था आरबीआई ने, बट वो नहीं हो पाया था, प्राइस जो है मार्केट गिरा था, इकोनॉमी गिरी थी। तो पॉलिसी मेकर्स इन डिफरेंट कंट्रीज में टेक डिफरेंट रूट्स टू अराइव एट द सेम कॉमन गोल। सबके गोल्स एक हैं, सबको जो है इकोनॉमी को जो है सेम जगह पे रखना है या हाइट पे रखना है या मतलब ग्रोथ फेज में रखना है, ठीक है। गिराना नहीं है उनको, रिसेशन नहीं चाहिए उनको। बट स्टिल वो कितना भी कोशिश कर ले, अलग अलग डिसीजंस उनको लेने पड़ते हैं हर टाइम पे। कभी उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, कभी कम करना पड़ेगा, कभी मार्केट में पैसा पुल करना पड़ेगा, कभी खींचना पड़ेगा, ठीक है। बैंकों से पैसा ले लेना पड़ेगा, कभी उनको देना पड़ेगा ताकि आप लोगों को दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें हम लोग पहला वेरिएबल देखेंगे जो कि है नेशनल इनकम। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड। नेशनल इनकम हम लोग देखेंगे, अब पहला वेरिएबल है ये। देखो समझो, सिंपल सी बात है। नेशनल इनकम मतलब क्या, कि देश कितना कमा रहा है, कितना पैसा उसके पास में आ रहा है। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है आप मुझे बताओ ना। जो सारे जो नेशनल मतलब क्या, नेशनल मतलब आप भी पार्ट हो नेशन का, एक नेशन के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनकी इनकम, ठीक है। देश की इनकम के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कितनी आ रही है, खत्म हो गया, बस यही है। देखो लिखा हुआ भी वही होगा। नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज डिफाइंड थ्रू द वेराइटी ऑफ मेजर्स सच एज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो इन दोनों को आपको लॉन्ग फॉर्म याद रखना है और कुछ नहीं करना है अभी के लिए। जीएनपी और जीडीपी, आपको क्वेश्चन आएगा कि नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री कैन बी मेजर्ड थ्रू जीडीपी एंड जीएनपी, और ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में होंगे और नीचे ऑप्शंस में दोनों होंगे, आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सही है। कंप्यूटेशन ऑफ दिस नंबर्स, देखो जीडीपी और जीएनपी जो कि नेशनल इनकम को डिफाइन करते हैं, ये देखो एक सेकेंड, यहाँ पे लोगों को अब बोलेंगे कि जीएनपी और जीडीपी में क्या फर्क है। देखो सिंपल है। डोमेस्टिक लेवल पे मतलब कि देश की इनकम, मतलब जो देश के अंदर की जो लोग हैं उनके इनकम, उनके लेवल के ऊपर। और नेशनल प्रोडक्ट मतलब के नेशनल लेवल के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये चीजें हैं, ठीक है। समझ में आ रही चीजें। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ दिस नंबर्स इज एक्सट्रीमली लार्ज टास्क इन टर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन, क्योंकि इसका डेटा कलेक्ट करना और करना बहुत हार्ड काम है, लेकिन वो किया जाता है, तभी देश की जीडीपी निकलती है। इट्स प्रोसेसिंग जो बड़ा प्रोसेस है उसका। ब्रॉडली स्टेटिंग नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी कैन बी मेजर्ड थ्रू द 3 मेथड्स। अब देखो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, इसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, शायद 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे या 1 क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। 101% आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्ट मेथड में क्या देखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा है तो क्या आएगा, सर्विसेज एंड गुड आएगा, खत्म हो गई बात। जहां प्रोडक्ट देखने को मिले, आपको डेफिनेशन आ सकती है। प्रोडक्ट मेथड देखने को मिले, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज आना ही है, लिख के ले लो। जहां इनकम देखने को मिले वहां पे इनकम ऑफ इंडिविजुअल आना ही है, और जहां एक्सपेंडिचर देखने को मिले वहां पे एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन आना ही है। ओके, समझ लो बस, ये 3 डेफिनेशन आपको तुरंत याद हो जाएगी। एग्रीगेटेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सेक्टर। ओके, इनकम मेथड में क्या होता है, एग्रीगेटेड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, सेक्टर वाइज हम लोग देखते हैं कि किस गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी इनकम हो रही है। इनकम मेथड में हम लोग देखते हैं कि कितनी देश के इंडिविजुअल की कितनी इनकम है, पर कैपिटा इनकम कितना है,
तो वो देखेंगे हम लोग। एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे हम लोग कि उसमें कितना देश की जो गवर्नमेंट है या फिर जो लोग हैं कितना कंजम्पशन कर रहे हैं और कितना गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, कितना एक्सपांड कर रही है, ये देखेंगे। ठीक है, अब इन तीनों मेथड्स को हम लोग लाइन से नीचे देखेंगे, एक एक इसमें थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ये आपके हाँ, ये आपके एनआईएसएम के वर्कबुक पे नहीं है, ये मैंने बनाया है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें अभी। बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है कि अगर आप उसको 2 बार मेरी ही वीडियो देख लेंगे ना, सो मोर देन इनफ रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। बट स्टिल एक बार आप खुद से पढ़ लेना और 2 बार सेशन देखना। सेशन कैसे देखना मैं बता देता हूँ। आज आपने देखा है एक सेशन, आज आपने देखा है 2 दिन का गैप दो, पहले आज देखने के बाद में वर्कबुक पढ़ो और फिर से एक बार सेशन देखो 2 से 3 दिन बाद में, तो रिकॉल होगा पूरा ब्रेन में। फिर से आप पढ़ना एक और बार एंड वो चैप्टर आपका पूरा 100% याद रहेगा। लेकिन 3 दिन का गैप देख के करना है, तभी वो फ़ायदा होता है। मैं आपको मेरा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, बाकी इट माइट बी वर्किंग डिफरेंट फॉर एवरीवन, राइट। हर इंडिविजुअल का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, मेरे केस में ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो मैंने खुद ने ऐसे स्टडी किया था, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये स्टडी करो। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड सिंपल सी चीज़ है, नेशनल इनकम मेजर्ड एज एन, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तीनों नेशनल इनकम के लिए है। नेशनल इनकम कैसे करते हैं? प्रोडक्ट मेथड आप यूज कर सकते हो, इनकम कर सकते हो, एक्सपेंडिचर कर सकते हो। उसमें पहली है एग्रीगेटेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन हुए हैं उसकी वैल्यूज निकालती है एक इकोनॉमिस्ट निकालता है वो। प्रोडक्ट मेथड डील्स विद द इकोनॉमिक सेक्टर वाइज, मैंने आपको बताया ऊपर सेक्टर वाइज वो करता है, सेक्टर वाइज देखता है कि एफएमसीजी के अंदर इतने कंपनीज है, उन लोगों ने इतना प्रोडक्शन किया है, इतना ये किया है, वो क्या, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं प्रोडक्ट मेथड के अंदर। इनकम मेथड में नेशनल इनकम देखी जाती है, इज मेजर टू द एग्रीगेट इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो जो रॉबर्ट कियोसाकी, आपको पता है रिच डैड और पुअर डैड के जो ये हैं, राइटर है, ऑथर है, मे बी आप लोगों को पता, अगर आप स्टॉक मार्केट में तो आपको पता होगा, आपको एडवर्टाइजिंग आते होंगे, कहीं आपने देखी होगी, कहीं बहुत बोलते हैं कि आप ये बुक पढ़ो, इससे आपको इन्वेस्टिंग का बहुत ज्ञान मिलता है। यस, बहुत ज्ञान मिलता है, एक अंडर मतलब एक व्यू ओपन होता है। मैंने खुद ने वो बुक पढ़ी है। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो हैं बहुत ही एक अच्छे ऑथर हैं, उन्होंने बोला था कि जो हमारे देश के जो लोग हैं वो 4 टाइप में जो है डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक होता है एम्प्लॉय, दूसरा होता है प्रोफेशनल। एम्प्लॉय मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं, लेबर हैं। ठीक है, जो दूसरे प्रोफेशनल है वो होते हैं जो कि बड़े बड़े कंपनीज चला रहे हैं। तीसरे हैं एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, एम्प्लॉयज अर्न यूजिंग वेजेस एंड सैलरीज, तो ये लोग सैलरीज से पैसा बनाते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल्स अर्न देयर इनकम बेस्ड ऑन देयर सर्विसेज, जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, जैसे टीसीएस कंपनी वो अपनी सर्विसेज बेच के पैसा बना रही है, तो ये प्रोफेशनल हो गई। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के अंदर, राइट, इंक्लूडिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये लोग अपना डिविडेंड से पैसा बनाएंगे या इन्वेस्टिंग के जो कैपिटल गेन हुआ है उससे पैसा बनाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बनाते हैं, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कंपनीज बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस चलाना होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा ही माइंड पता नहीं कहाँ चला है, बिजनेसेस होते हैं। और इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पैसा डाल के कैपिटल गेन से और या फिर कहीं किसी ज़मीन में पैसा डाल दे तो वहाँ से रेंट वगैरह कमाते हैं। समझ में आ रहा है? अब इन चारों की जब सम होगी, मतलब इन चारों की जो प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर्स, एम्प्लॉयज़ और इन्वेस्टर, इन चारों की जब सम होगी तो वो निकल के आएगी नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो यही 4 लोग हैं जो देश में हैं, और इन चारों की इनकम जब मिलाएंगे तो ही नेशनल इनकम निकल के आएगी। ऐसा इनकम मेथड डिफाइन किया है रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो कि है ऑथर ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड। आप देखिए एक बार, बुक बहुत अच्छी बुक है, पढ़ेंगे आप, अगर आपको टाइम है तो पढ़िए आप उसको, या फिर मैं भी ऑडियो बुक लेके आने वाला हूँ आगे चल के, आई होप मैं लेके आऊँ कभी, तो श्योरली मैं दूंगा। एज एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है अभी, देखो सिंपल है, वर्ड्स में सब है। प्रोडक्ट में क्या था, गुड्स एंड सर्विस। इनकम में क्या था, इनकम देख रहे जा रहे हैं इंडिविजुअल्स की। अब एक्सपेंडिचर है, अब एक्सपेंडिचर में क्या होगा, कितना स्पेंड कर रहे हैं। सो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आर बॉट बाय समवन। देखो कितना स्पेंड करें, तो अगर कोई भी प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट तो वो कोई उसको खरीद रहा है, राइट, बाय समवन। नेशनल इनकम में
also be calculated from the consumption end. मतलब जो नेशनल इनकम थी वो कंजम्पशन एंड से भी की जा सकती है कि देखो नेशनल इनकम कितना कमा रहे हैं लोग, अगर लोग कमा रहे हैं कहीं से पैसा ले रहे हैं तो कोई वहां से उनको दे भी रहा है, तो वहां पे उन्होंने स्पेंड भी किया है पैसा, ये समझने वाली बात है। नेशनल इनकम में आल्सो कैलकुलेट फ्रॉम द कंजम्पशन एंड, कंजम्पशन क्या है, कितना पैसा स्पेंड किया। एक्सपेंडिचर मेथड अटेम्प्ट्स टू अंडरटेक द सेम फिलोसफी वाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जब हम लोग करते हैं तो उस चीज़ में एक्सपेंडिचर मेथड इस तरीके से यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। ठीक है, कंज्यूमर्स, अब पहले यहाँ पे अलग था, यहाँ पे क्या था, देश के इनकम कमाने वाले लोग यहाँ पे आए थे, जो कि यहाँ पे बताया गया था कि ऑथर ने बताया था कि वर्किंग पॉपुलेशन का यहाँ पे एग्जांपल दिया था। यहाँ पे अभी क्या बता रहा है वो, यहाँ पे बता रहे हैं कि कंज्यूमर्स क्या हैं, तो वो होते हैं इंडिविजुअल्स, एक तो वो कंज्यूमर्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, कौन कंज्यूम करता है चीज़ों को, एक तो आप और मैं करेंगे, या फिर बड़े बड़े कंपनीज जो है वो बड़े बड़े लेवल पे माल उठाएंगे या कंज्यूम करेंगे चीज़ों को, या फिर गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, फर्दर एज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी वुड ऑल्सो हैव एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट मतलब क्या, पीपल ऑफ फॉरेन कंट्रीज स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी। मतलब एक्सपोर्ट मतलब क्या, देखो एक्सपोर्ट कर दिया मैंने प्याज एक्सपोर्ट कर दिया, तो मैंने बनाया हुआ प्याज, ओनियन मैंने एक्सपोर्ट किया, मतलब मैं फॉरेन में भेज रहा हूं, तो फॉरेन के जो लोग हैं वो हमारे प्याज को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहीं पर वही लिखा, एक्सपोर्ट्स मतलब पीपल ऑफ फॉरेन कंट्रीज स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारा गुड्स है ऑनियन, या हमारी जो सर्विसेज है टीसीएस की, वो ले रहे हैं यूएस में। समझ में आ रही बात है। वैसे इंपोर्ट्स हैं, पीपल ऑफ इकोनॉमी स्पेंडिंग ऑन हमारे इकोनॉमी के। देखो पहले क्या होता, बाहर के लोग हमारे इकोनॉमी पे कर रहे थे, अब यहाँ पे उल्टा है कि हमारे इकोनॉमी के लोग स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे प्रोड्यूस बाय अदर इकोनॉमीज, अदर इकोनॉमीज। हर एक लाइन का मैंने आपको वर्ड समझाया, इतना इजी लैंग्वेज में आई डोंट थिंक सो कि कोई समझाने वाला भी है। मैं बार बार खुद की तारीफ क्यों कर रहा हूँ आई डोंट नो, बट अभी वो फ्लो में हो रहा है। मैंने इस पर हार्डवर्क किया है आपको समझाने, आपको समझ में आए इसके लिए, तो इसके लिए प्लीज़ यार एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, प्लीज़ डू इट फॉर मी, है ना। इतना मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, इतना मुझे मोटिवेशन चाहिए, मैं आपको इतना अच्छे से और समझा पाऊँ आगे चल के। सो इसके लिए आपका थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए। ठीक है, देखो इकोनॉमी के ऊपर तो मैं, और हर जो एक पॉइंट है ना, ये जो मैं आपको 5-5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, ये तो इसके ऊपर तो हम लोग पूरा एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक दिन का डिस्कशन कर सकते हैं, इतना नॉलेज है। बट अभी आपके सिलेबस के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप एक्सपेंडिचर मेथड भी आपको क्लियर है। ठीक है, अब लेवल ऑफ, देखो ये 3 मेथड में से कुछ ना कुछ आएगा इसके लिए, और बहुत ही आसान है यार, क्या डेफिनेशन है खाली, मैंने आपको बताया। अगर इनकम है तो इनकम देखी जाएगी, प्रोडक्ट मेथड है तो वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज देखे जाएंगे, और एक्सपेंडिचर है तो वहाँ पे कितना एक्सपेंड हो रहा है, कितना स्पेंड कर रहे हैं वो देखा जाएगा। लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रोथ। ठीक है, तो लोग जो है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको समझने लायक है। देखो ठीक है, यहाँ पे देखो नेशनल इनकम रिवेल द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द गिवन फाइनेंशियल ईयर। तो जब नेशनल इनकम है वो देश की, वो बताती है कि देश की हालत क्या है, क्या चल रही है, क्या कंडीशन है देश की। विथ हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का एक फॉर्मूला है, इसमें आपको एक सम आ सकता है। ठीक है, नेशनल इनकम दी हुई होगी, नेशनल इनकम दे रखी होगी आपको, और आपको बताया होगा कि इतनी पॉपुलेशन है, और उससे आपको पर कैपिटा इनकम निकालना होगा। इस फॉर्मूला को आप कहीं नोट कर लो। तो नेशनल इनकम जो देश की टोटल इनकम है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो हर एक आदमी एवरेज कितना कमा रहा है, जरूरी नहीं है कि अगर एवरेज इनकम 10,000 रुपये आ रही है तो सभी 10,000 कमा रहे हैं, कुछ लाखों में कमा रहे हैं, कुछ 2,000 रुपये कमा रहे हैं। इस तरीके से चलता है ये सिस्टम, और ये इनकम है आफ्टर पेइंग द टैक्सेस। ठीक है, इनकम क्या है वो देखी जाती है, पर कैपिट इनकम। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, the average income earned by the individual of the company is calculated per capita income, not the national income is better measure to of the standard of the living of the country। अगर पिछले साल पर कैपिटा इनकम 10,000 की थी, इस साल वो बढ़ के 12,000 की हो गई, दैट मीन्स कि हर एक आदमी ज़्यादा पैसा बना रहा है, हर एक आदमी ज़्यादा पैसा बना रहा है तो वो ज़्यादा स्पेंड भी करेगा, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है
वो अच्छा होगा, राइट? मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये क्वेश्चन मुझे आया था एग्जाम में, मैं पर्सनली बता रहा हूँ इसके ऊपर से। पर कैपिटा इनकम इज बेटर मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कंट्री, ये आया था। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिखा हुआ था, लेकिन पर कैपिटा इनकम शायद से फिल इन द ब्लैंक्स में था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ था। तो इस चीज़ को याद रखो, आप आ सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज वाइल नेशनल इनकम में इंक्रीज फास्टर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन में रिड्यूस। तो भले नेशनल इनकम स्पीड से बढ़ जाए, लेकिन अगर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो वो इसको ठंडा रखेगी, उसको डिवाइड, जब हम लोग डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में पॉपुलेशन डालते हैं, तो वो भी अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पे वो जो पर कैपिटा इनकम वो नीचे कर देगी। तो हमें दिखने में आया कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, हर एक आदमी कितना कमा रहा है, कितना, क्योंकि एक आदमी कमाएगा तभी वो स्पेंड करेगा और दूसरा आदमी कमाएगा, राइट? जब आदमी कोई कमा रहा है दैट मीन्स कि किसी ने स्पेंड किया हुआ है वो पैसा। समझ समझने वाली बात है ये, राइट? कितने कितने मिनट का हो गया? 46 मिनट्स का सेशन हो चुका है अब तक। हायर per capita income, higher standard of living. Looking at the national income statistics over several years, we can know the whether the economy is growing or denied. तो जो नेशनल इनकम होती है वो अगर आप कुछ टाइम का डेटा देखेंगे तो वो अगर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कि जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, वहाँ के लोग स्पेंड भी ज़्यादा करने लगे हैं, और वहाँ इंडिया की तो बड़ी है, बाकी मुझे पता नहीं। और 2014 से 2000 अभी क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, तो इसमें तो काफ़ी बड़ी है। समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी मुझे पता नहीं है, बाकी लोगों को इसके अलावा और क्या चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हुआ है, सब कुछ चीज़ें कम हुई है, बाकी लोगों को क्या चाहिए आई डोंट नो, ठीक है? लोगों को और कुछ चाहिए तो आई डोंट नो, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती है। देखो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कुछ भी किसी का भी, बट कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती वो, ठीक है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? जैसे कि आप देखो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट जो है कोविड में गिर गई, कोविड की वजह से नहीं कर पाई मैनेज। हर कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, और मोदी ने कर लिया मैनेज उस टाइम पे, राइट? तो वो चीज़ है, कहीं ना कहीं पे एक अच्छी गवर्नमेंट है। बट देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक गवर्नमेंट हमेशा के लिए रहनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसको ईगो आ जाता है और फिर वो अपने हिसाब से सब करने लगती है। उसको, एक गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि लोग हमें पनिश कर सकते हैं अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो। हालांकि वर्क उन्होंने किया है, बट उनको पता होना चाहिए ये चीज़, कभी भी हमें एक जनता उठा के नीचे गिरा सकती है। डेमोक्रेसी के साथ में हम लोग खेल नहीं कर सकते, डिक्टेटरशिप हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है? हालांकि डिक्टेटरशिप मुझे तो नहीं लगता है, बट लोग बोल रहे हैं, तो अभी आपको पता ही होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ये इलेक्शन से पहले की वीडियो है, शायद आप इलेक्शन के बाद में देख रहे होंगे। आपको तो ये भी पता होगा क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, कौन बना नेक्स्ट पीएम देश का, कौन बना, ये आपको पता होगा। मेरे को तो ये भी नहीं पता है, अभी अभी के लिए नहीं पता है, देखिए आगे चल के पता नहीं क्या होगा। और ये एक और चीज़ बताऊँ, अगर देखो मैं आपको एक मेरा देता हूँ, बीजेपी अगर आई तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही रहेगा, थोड़ा सा गिर सकता है बट वापस ऊपर जाएगा। बट अगर दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में, जो हमारे राहुल गांधी जी की पार्टी है, वो अगर आते हैं तो स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, देखना है आपको होता या नहीं, ये भी देख लेना आप एक बार। वैसे इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हैवी हाइट पे है इस टाइम पे, ठीक है? सो लेट्स मूव टू द टॉपिक अगेन, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम अमंग द क्या है, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है? इनकम मेथड ऑफ द नेशनल इनकम कंप्यूट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस कंस्टिट्यूट्स इन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल, इंटरप्रीनर्स और इन्वेस्टर में। इन चारों में कौन सबसे, किसके पास में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, किस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट है, वो भी तो समझ में आती है। एक बात बताऊँ, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो कभी अमीर नहीं, रिच नहीं बन सकते। प्रोफेशनल तो जो बन सकते हैं, इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं एक बारी को, राइट? आप देखिए इन्वेस्टर में मैं बोलूँगा अगर आपको, तो वॉरेन बफेट आप देख लीजिए, हमारे देश के राकेश झुनझुनवाला देख लीजिए, इन्होंने वेल्थ बनाया, उन्होंने पैसा बनाया, बहुत अमीर बने हैं वो लोग। एंटरप्रेन्योर्स आप देख लेंगे, प्रोफेशनल देख लेंगे, लेकिन एम्प्लॉय आपको कभी कोई रिचेस्ट टॉप टॉप 500 में आपको कोई एम्प्लॉय नहीं दिखेगा। जाके आप देख लो, सर्च कर लो। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आप सिर्फ रिस्क नहीं ले रहे हैं लाइफ में, तो रिस्क लीजिए लाइफ में। और अगर पैसे वाला बनना है तो रिस्क जाएगा यार, 100% जाएगा। एक बार गलत हो गया, आप 2 बार रिस्क नुकसान होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार आप कहीं ना कहीं पे खड़े होंगे और पैसा बनाएंगे। इतना तो बनाएंगे जो आप अपने जॉब से ज़्यादा बना पा रहे हैं। अपना पैशन फॉलो करिए। तो ओके, एम्प्लॉयज़ द प्रोडक्ट, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बताओ मुझे कमेंट में बताना आप,
याद से बताना। और हालांकि देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे पैशन फॉलो करो, क्या जॉब करते हो, क्या नौकरी करते हो, बट मुझे पता है बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं या बहुत सारे मेरे अभी आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग भी अगर जॉब करें तो आप लोगों को करना पड़ रहा है अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, राइट? करना पड़ रहा है, नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर रिस्क ले लेंगे, नुकसान कर लेंगे खुद का, तो फैमिली को खिलाएंगे क्या यार? ये भी बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको करना होता है, रिस्क लेना पड़ता है, और तो वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से रुक जाते हैं। द प्रोडक्ट मेथड आइडेंटिफाइज, ये भी क्या इकोनॉमिक एनालिसिस में का पार्ट है? नहीं, इकोनॉमिक एनालिसिस का पार्ट नहीं है ये, लेकिन या मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि नहीं, ये बस एक ऐसे ही मैंने आपके साथ में डिस्कशन करना ज़रूरी समझा। द प्रोडक्ट मेथड आइडेंटिफाइज द विच सेक्टर इन द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स टू द कंट्रीज जीडीपी। ओके, कौन कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरीली, और रेट ऑफ ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल द सर्विस सेक्टर constitutes 60% ऑफ द इंडियाज जीडीपी। जो सर्विस सेक्टर है वो 60% जो है कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के लिए, ठीक है। सपोर्ट टू फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है, जो डेटा होता है सेविंग्स का, कंजम्पशन का एंड इन्वेस्टमेंट का, ये हेल्प करता है पॉलिसी मेकर को नए पॉलिसीज बनाने के लिए, या फिर जो है नेशनल इनकम, जो है नेशनल इनकम क्या है, टेकिंग रिक्वायर्ड मेजर टू अक्यूमुलेट डिजायर्ड गोल्स। इन अदर वर्ड्स, नेशनल इनकम कंप्यूट्स प्रूवन टू बी वैल्यूएबल गाइड टू पॉलिसी मेकर्स। जो पॉलिसी मेकर्स है, कौन है वो? आरबीआई है और एक दूसरा गवर्नमेंट है। आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी बनाती है। लेकिन ये बनाने से पहले कुछ स्टडी होगा, कुछ एनालिसिस होगा, वो कहाँ से करेंगे? वो इन डेटा से करेंगे, नेशनल इनकम के डेटा से करेंगे। आई होप इट्स मोर देन आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब आते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। सेविंग मतलब कि आप एफडी में पैसा डाल रहे हो, बट कोई कंपनी है, रिलायंस ले लेते हैं, उसको क्या है, उसको पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उसको एक नया कारखाना बनाना है, मैंने बताया था आपको। तो वो जो सेविंग है वो प्रोडक्टिव में नहीं है, इसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जा रहा है। जब किसी प्रोडक्टिव वर्क में, जैसे आपने रिलायंस को दिया, रिलायंस ने उसको किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाया क्योंकि उनको ज़रूरत थी, तो वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है। ये चीज़ को हमेशा याद रखना है, बस वही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अभी देखिए। ओके, क्या लिखा है? एज डिफाइन अबव देयर आर 3 पार्ट ऑफ होल इकोनॉमी, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड द गवर्नमेंट। तो जो सेविंग्स होती है वो भी इंडिविजुअल सेविंग्स भी होती हैं, कॉर्पोरेट की सेविंग्स होती है, और गवर्नमेंट सेविंग्स होती हैं। जो गवर्नमेंट सेविंग्स होती है वो पब्लिक का पैसा होता है। सेविंग डिफाइन एज अ इनकम और एक्सपेंसेस आर कंप्यूटेड फॉर ऑल 3 कैटेगरीज सेपरेटली, ठीक है। सेविंग ऑफ द इंडिविजुअल इज पर्सनल सेविंग, सेविंग ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर द कॉर्पोरेट सेविंग। इतना इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके इसमें। सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट इज द पब्लिक सेविंग, इसको खाली एक समझ लो, ठीक है। इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स एंड द कॉर्पोरेट एंटिटीज में बी क्लब टुगेदर एज अ प्राइवेट सेविंग्स। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती है, दोनों क्लब कर सकते हैं, एक साथ में मिलकर जो है कहीं ना कहीं पे प्राइवेट सेविंग्स कर सकते हैं, राइट। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे सही से। अब ओके, यस। इकोनॉमिस्ट arrives at the national saving by summing savings of 3 constitute। तो जो पर्सनल लोग होते हैं, कॉर्पोरेट और पब्लिक जो सेविंग होती है, इन तीनों को सम कर देंगे तो आपको नेशनल सेविंग मालूम चल जाएगी। तो नेशनल सेविंग मतलब क्या होता है? नेशनल सेविंग मतलब जो पर्सनल सेविंग्स हैं प्लस कॉर्पोरेट हैं, जो कंपनीज की सेविंग्स हैं, या फिर जो गवर्नमेंट की सेविंग्स हैं, इन तीनों सेविंग्स को मिला के निकलती है नेशनल सेविंग्स। सिंपल था एकदम, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, राइट। आ सकता है क्वेश्चन में, टेस्टेबल है वैसे तो देखा जाए तो, पर पता नहीं, मुझे तो नहीं आया था, या फिर मैंने जब सॉल्व करे थे काफ़ी एग्ज़ाम्स और मॉक टेस्ट तो वहाँ पर भी नहीं था। आप इवन जब मॉक टेस्ट करेंगे तो उसमें भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो, कहाँ थे हम लोग? हाँ, इकोनॉमिस्ट अराइव्स एट द नेशनल सेविंग बाय स्टनिंग। ओके, ये तो हो गया था। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, देखो ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ना ब्लू कलर में, इनको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए उसको हाईलाइट करके दिया है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सेविंग डज नॉट मीन इन्वेस्टमेंट।
राइट। मैंने आपको बताया सेविंग का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सेविंग्स आर टू बी चैनलाइज टूवर्ड्स अ प्रोडक्टिव, मैंने बताया आपको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की तरफ जाएगा तब वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, राइट। सिंपल है, इतना आसान, कितना आसान चीज़ें यार, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे थे आरए के एग्जाम को, आप क्यों आपने पहले स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। व्हेन सेविंग्स आर टर्न इनटू इन्वेस्टमेंट दे टेक द शेप ऑफ द सम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ओके। जो सेविंग्स होती है जब इसको हम लोग टर्न करते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो उस टाइम पे वो क्या करती है, शेप ले लेती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। जैसे इक्विटी में पैसा डाल दिया स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में डाल दिया, बॉन्ड्स में डाल के, बॉन्ड्स बताया था ना क्या है, उसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दिया, उसमें भी इंटरेस्ट मिलता है। और अदर ट्रांसफर ऑफ द फंड्स टू द सेवर्स टू यूजर्स हु देखो, जो सेवर्स हैं मतलब आप हैं जो पैसा इकट्ठा करें, और जब आप स्टॉक यूजर्स हैं जो कि एक्सपेक्ट टू एम्प्लॉय दिस सेविंग्स इन टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जो रिलायंस कंपनी हो गई, या कोई स्टॉक मार्केट कंपनी हो गई, या म्यूचुअल फंड हो गए, या फिर बॉन्ड्स हो गए, जो कंपनीज बॉन्ड इशू करते हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत है, वो आपको इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, उसके लिए आपको जो है कहीं ना कहीं पे इंटरेस्ट मिलता है, और उनको वो पैसा मिल जाता है यूज़ करने के लिए, ठीक है, डन। सो अब बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंकर्स, यही था ना, हाँ, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंकर्स फोकस ऑन द फैसिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ द सेविंग्स इनटू द इन्वेस्टमेंट। वो कोशिश करती है गवर्नमेंट हमेशा कि जो सेविंग्स है लोगों की, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकें इन्वेस्टमेंट में, बॉन्ड में डलवा सकें, स्टॉक मार्केट में डलवा सकें। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में डलवा सकें, पेंशन फंड में डलवा सकें, या फिर और भी कहीं डलवा सकें, जहाँ से ये पैसा अलग अलग कंपनीज को मिलेगा। कंपनीज और प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, और प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो लोगों के पास में और पैसा आएगा, और स्पेंड करेंगे वो पैसा, और पैसा स्पेंड करेंगे तो जो लोगों की कमाई है वो और बढ़ेगी, और कंट्री की इकोनॉमी जो है ग्रोथ करेगी। ऐसा होता है सब चीज़ें, समझ में आ रही ना। इतना इजी लैंग्वेज में कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। लोग अभी कमेंट करने लगेंगे, इतना इजी लैंग्वेज में कोई नहीं बताएगा, ये मेरा डायलॉग कमेंट करने लगेंगे अब लोग, देखो आप नीचे। इन्फ्लेशन देखते हैं क्या होता है, ये तो सभी को पता होगा, महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। कितने पॉइंट्स बचे इस नोट्स के, इस नोट्स के, ठीक है, आगे बहुत पढ़ना है, बहुत लंबा सेशन है, डोंट वरी। often people are here to saying that things have become very expensive। मैंने बोला ना महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। आप बड़े लोग जब आप छोटे थे तब भी वो बोलते थे कि यार महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। पहले 2,000 रुपये में जब मैं छोड़ा था तब पूरा राशन भर जाता था, आज 15 से 20,000 रुपये लगते हैं राशन भरने के लिए घर का, राइट। आप बोलेंगे इतना क्या राशन भरते हो, सभी चीज़ें आ गई उसमें, फिर राशन के अलावा यूटिलिटी बिल्स हो गए, बाहर के एक्सपेंसेस हो गए, सब चीज़ें आ गए, पेट्रोल एंड ऑल, ये सब चीज़ों का एक्सपेंस आ गया उसमें। तो जो महंगाई है वो बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका जो परसेंटेज में इन्फ्लेशन निकलता है, उससे हम लोग बोलते हैं कि भाई 6% इन्फ्लेशन रेट है देश का। तो वो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस से मालूम चलता है। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको क्या है, देखो यहाँ सिंपल है बहुत ही। हाउ थिंग्स आर बिकम एक्सपेंसिव, व्हाट एक्सप्लेन्स द राइज इन प्राइस, एक्सप्लेन गुड सर्विस, आंसर टू दैट इज इन्फ्लेशन। ये तो आप पढ़ लोगे कोई भी। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ गए इन द इकोनॉमी, लीडिंग टू द इरोजन ऑफ द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी। तो जो परचेसिंग पावर मतलब जैसे कि पहले मैं 100 रुपये में 5 अनार ले पा रहा था, ठीक है, या फिर 5 आम ले पाता था, मैंगोज ले पाता था। आज मैं 100 रुपये में सिर्फ 2 ले पा रहा हूँ। तो जो इरोजन हो गया मेरे पैसों का, उसकी कोई वैल्यू है वो कम होते जा रही है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, राइट। देखो यहाँ पे लिखा है यही एग्जाम्पल, 1,000 रुपीज वॉज पुट अवे इन ड्रॉवर, व्हाट वुड, देखो इन्होंने क्या बोला है ये आप पढ़ लेना, मैं आपको बताता हूँ। एक ड्रॉवर में अगर 1,000 रुपये रख देंगे और उसको 10 साल बाद निकालेंगे 1,000 रुपये को, तो वो 1,000 रुपये की नोट ही रहेगी। लेकिन 1,000 रुपये में जो पहले आप राशन भर रहे थे और आज भरेंगे राशन, तो पहले बहुत ज़्यादा मिल रहा था और आज बहुत कम मिलेगा, राइट। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि पैसों की कीमत कम होगी। नोट तो वही है 1,000 की, लेकिन कीमत कम हो गई है। 100 की नोट भी थी, तभी भी थी और आज भी है, लेकिन आज उसकी कीमत कम हो गई है। घर से निकलते 5 मिनट में 500 रुपये उड़ा के आ जाते हैं, ठीक है। तो कमाना भी, लोगों को फिर उतना कमाना भी पड़ता है, उनकी इनकम भी बढ़नी चाहिए, सेम इनकम नहीं रह सकती। इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय डिमांड पुल फैक्टर्स और द कॉस्ट पुल फैक्टर्स, ठीक है। डिमांड पुल फैक्टर मतलब क्या, कि इन्फ्लेशन बढ़ना, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ना, राइट। डिमांड बढ़ना मतलब डिमांड बढ़ गई, जैसे अचानक से जो है, मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल, तंबाकू और जो गुटखे की
प्राइस डिमांड बढ़ गई थी तो उसकी प्राइस बढ़ने लग गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया उसके अंदर अचानक से उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर या उस तंबाकू सेक्टर के अंदर, राइट। जो ऑक्सीजन था उसकी ज़रूरत पड़ने लग गई, या फार्मा सेक्टर था वो बढ़ गया था उस टाइम पे, ठीक है। या फिर हॉस्पिटलिटी है, ये सब जो चीज़ें अचानक से बढ़ने लगी थी क्योंकि उस टाइम पे डिमांड बढ़ गई थी, तो वो होता है डिमांड पुल फैक्टर। दूसरा कॉस्ट पुल फैक्टर मतलब क्या, कि जो रॉ मटेरियल लग रहा है किसी चीज़ को बनाने, स्टील को बनाने में, तो स्टील की प्राइस अचानक से कम ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत बढ़ जाएगी कभी बहुत गिर जाएगी, राइट। तो जब बढ़ती है तो उसकी जो है कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो उसका कॉस्ट है रॉ मटेरियल का वो बढ़ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं पे कॉस्ट पुश फैक्टर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो कॉस्ट जो होती है वो क्यों बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने की वजह से भी प्राइस बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है। जो डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ती है उसको डिमांड पुश फैक्टर बोला जाता है इन्फ्लेशन के लिए, और जो कॉस्ट की वजह से बढ़ती है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वो होती है कॉस्ट पुश फैक्टर इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आपको। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज बिकॉज ऑफ डिमांड बिंग इंक्रीज, सो इसको बोलेंगे डिमांड पुल, अभी बताया जस्ट, और पढ़ लो आप नीचे क्या है अभी ये। और कॉस्ट पुश क्या है, मतलब कि कॉस्ट इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो। टू डिफ्यूज द इन्फ्लेशन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्ट सेवरल मेजर्स टू रिड्यूस द डिमांड और द इंक्रीज इन द सप्लाई और द बोथ, ठीक है। डिमांड और सप्लाई के अंदर जो है ऊपर नीचे करा जाता है तब जाके इन्फ्लेशन भी कम होता है। तो जनरली इन्फ्लेशन मेजर्स, देखो अब यहाँ पे ना आपको पूछा नहीं जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, खाली इतना आएगा कि इन्फ्लेशन मेजर्स इन होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल लेवल इन टर्म्स ऑफ इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आपको पूछा जाएगा कि अगर होलसेल लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है, तो उसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स है, WPI है, और रिटेल लेवल पे कैसे किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो ये आ सकता है कि आपको इन्फ्लेशन इन होलसेल लेवल कैन बी मेजर्ड थ्रू डैश 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 होलसेल प्राइस इंडेक्स, और रिटेल लेवल पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आई होप इतना क्लियर है आपको। फर्दर द इंटरेस्ट एंड द इन्फ्लेशन आर क्लोजली लिंक्ड पैरामीटर्स। तो जो इंटरेस्ट होता है और इन्फ्लेशन होता है वो क्लोजली लिंक्ड होते हैं। कैसे, देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये ना थोड़ा सा आपको अलग से समझाना पड़ेगा। देखो इधर आओ, साइड में लेके आते हैं आपको, ठीक है। साइड में लेके आते हैं, देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। एक पानी पी लूँ क्या, थोड़ा सा गर्मी बहुत है। तो जो इन्फ्लेशन होता है वो देश के जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे काफ़ी लिंक होता है। कैसे, देखो यहाँ पे समझो चीज़ को, यहाँ पे समझना। RBI मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करती रहती है। इंटरेस्ट रेट को क्या करेगी, कभी ऊपर करेगी कभी नीचे करेगी। क्या फ़ायदा मिलता है ऊपर नीचे करने से, बताना मुझे। सपोज इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाएगी RBI, क्या होगा उससे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये होगा कि लोग जो पैसा स्पेंड मार्केट में मतलब बाहर स्पेंड कर रहे थे, वो लोग बोलेंगे कि यार बैंक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है 7% है, चलो सेविंग करते हैं। मतलब सेविंग की तरफ पुश होते हैं। आप खुद का एग्जांपल देखो, आपने कभी FD किया है, नहीं किया है, अगर लाइफ में आपने FD नहीं किया, म्यूचुअल फंड किया है, बाकी और कहीं आपने इन्वेस्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने FD भी नहीं किया है तो फिर आप क्या कर क्या रहे हो। एक हार्ड टाइम के लिए आपको सेविंग करना पड़ेगा, राइट। तो जो सेविंग आप कर रहे हो वो आप कैसे करोगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप 7% का दोगे तो आप उसको रख लोगे, भाई 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 1 लाख डाला है मैंने तो मुझे साल के 7,000 रुपये मिल रहे हैं बैठे बैठे, कुछ नहीं करना है खाली। वैसे भी फंड पड़ा था, नहीं करता तो कुछ भी नहीं मिलता, तो एटलीस्ट ये तो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आपको RBI क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आपको जो है ना मोटिवेट करती है कि आप सेविंग करो। सेविंग करोगे मतलब आप क्या करोगे, बाहर पैसा खर्च नहीं करोगे, आप इकट्ठा करोगे उसको, खर्च नहीं करोगे किसी के पास, तो लोगों के पास में पैसा जाएगा नहीं। आप जब खर्च करोगे तब किसी के पास में पैसा जाएगा। आपने आटा लिया तो जो ग्रोसरी शॉप वाला है उसको पैसा मिल रहा है, उसकी कमाई हो रही है उसमें, उसकी इनकम लेवल डाउन होगी, उसकी इनकम लेवल डाउन होगी तो वो और कम स्पेंड करेगा। तो देश की जो इकोनॉमी है हाइट के ऊपर होती है, वहाँ से वो थोड़ा सा ठंडा होती है नीचे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम करने से ये होगा कि लोग फिर से बोलेंगे यार 5% खाली इंटरेस्ट मिल रहा है, चलो यार कौन सेविंग करे, चलो कुछ खरीद लेते हैं, नया चीज़ें ले लेते हैं।
तो वो क्या करेंगे, स्पेंड करना, सेविंग से ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे स्पेंड करना मार्केट में पैसा। ये ऐसे ही वर्क करता है, आगे भी लिखा हुआ है आपके वर्कबुक में भी लिखा हुआ है, ऐसे वर्क करता है। स्पेंड करेंगे पैसा, स्पेंड करेंगे तो जो बाकी जो शॉप्स वाले हैं, जो भी मार्केट में जो सेलर्स हैं या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी। वो इनकम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पे वो लोग टैक्स भी ज़्यादा पे करेंगे, और दूसरी चीज़ वो कहीं ना कहीं पे और प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, क्योंकि राइट कहीं ना कहीं पे और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पे कम होगा, राइट। समझ में आ रही चीज़ है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अब देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं, अभी समझ में आ गया होगा होप आपको, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कितने घंटे का सेशन हो गया, 1 घंटे का सेशन हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 3 घंटे का सेशन आई गेस मुझे लगता है पूरा चैप्टर खत्म करने में लगेगा, ठीक है। सो ऑन अदर हैंड हायर रेट्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया हायर इंटरेस्ट रेट रहेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कम करेंगे, सेविंग करेंगे, एंड मे स्लो डाउन दी ओवरऑल इकोनॉमी, ठीक है। तो जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाएगी। हायर रेट्स इफ अफेक्ट्स द सम सेक्टर सच एज रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल इंटेंसिव, क्योंकि जब आप पैसा एफडी में डाल के रखते हो तो आप कहीं डालते नहीं, क्योंकि आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वहाँ पे। अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो आप वहाँ से पैसा निकाल के कहीं और रियल एस्टेट में पैसा डालेंगे, है ना। ओके, तो मिडिल क्लास ऑफ द पीपल हैपेंस टू लोन्स, ठीक है, विच बिकम्स एक्सपेंसिव इन हायर रेट सिनेरियो। हायर इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द क्या है, डिस्क्रिशनरी इनकम दैट पीपल हैव, ओके। डिस्क्रिशनरी इनकम जो थी वो कम हो जाती है। इम्पैक्ट देयर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है। तो सिंपल है, मैंने आपको समझाया, उसको आगे वो आगे समझाया गया है वो एक्चुअली आपके चैप्टर में, बट अभी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या पार्ट 2 ले रहा हूँ, अलग वीडियो में आएगा। अगर आप जो है यूदेमी वगैरह देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो इसके साथ में कनेक्टेड रहेगा आगे।